तो औषधि कल्प वन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं श्वास कुठार रस के बारे में। ये एक खरलीय रसायन है जिसे खरल के अंदर मर्दन करके बनाया जाता है। इसे याद रखने के लिए हम इसका श्लोक याद करेंगे। रस गंधो विषम च इव टंकणम च मनेशिला एतानि टंक मात्राणि मरीच च अष्टटंककम। तो यहाँ तक ये श्लोक याद ही करना है, आगे याद होता है तो आगे का भी याद करेंगे हम। तो इसके अंदर जो घटक द्रव्य हैं वो क्या क्या रहते हैं। रस गंधो विषम चैव, रस रहेगा यानी कि पारद, गंधक रहेगा यहाँ पर, इन दोनों की जो है यहाँ पर कजली बनाई जाएगी। विषम यानी कि विष रहेगा, वत्सनाभ। टंकण रहेगा यहाँ पर, मनयशिला रहेगा। ईतानी टंक मात्राणी, ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक टंक लेनी है। एक टंक का मतलब ही मेनली होता है 3 ग्राम। यहाँ पर टंक जो है वो शान का सिनोनिम होता है। मरीच जो अष्टटंककम, और मरीच लेना है अष्टटंक, 8 टंक मरीच लेना है। एक एकम मरीचम दत्वा खलवे सूक्ष्मम विमर्दयेत, इनका जो है खरल में डालकर सूक्ष्म मर्दन कर लेंगे। त्रिकटुम टंक मात्रम च दत्वा, और त्रिकटु डालना है 1 टंक। पश्चात विचूर्णयेत, और फिर उसका दोबारा से चूर्ण कर लेंगे। सर्वम एकत्रम संयोज्य, इन सारी चीज़ों को जो है एक साथ संयोजित कर लेंगे, इनकी वटी बना लेंगे और कांच की कूपी में डालकर सुरक्षित कर लेंगे। कांच कुप्याम विनिक्षेपित, कांच की कूपी में डाल देंगे। जो श्वास कुठार रस है, इसका नाम से ही पता चल रहा है श्वास रोगाधिकार है, इसका योग रत्नाकर की रेफरेंस है। उपकरण और साधन कौन कौन से चाहिए होंगे। इमाम दस्ता चाहिए सभी चीज़ों का चूर्ण बनाने के लिए, खल यंत्र चाहिए मर्दन करने के लिए, थाली इंग्रेडिएंट्स को रखने के लिए, चम्मच इंग्रेडिएंट्स को डालने और निकालने के लिए, वस्त्र चाहिए होगा चूर्ण को छानने के लिए। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके अंदर रस है तो रस का मतलब यहाँ पर पारद और गंधक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वत्सनाभ और टंकण मेनली जो है दोनों में साथ में देखने को मिलते हैं। मनयशिला जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्रेष्ठ रसायन होता है। मरीच जो होता है वो प्रमाथी होता है, यानी कि स्रोतों में चिपके हुए दोष को, कफ दोष को मेनली बाहर निकालता है। जब भी ऐसा लगे कि खांसी हो रखी है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है बाहर, तो वहाँ पर मरीच का यूज़ किया जा सकता है। त्रिकटु यहाँ पर रहता है। भावना इसमें जो है जल की लगती है आवश्यकता अनुसार। देन निर्माण विधि की बात करते हैं। इसके अंदर जो है शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बना लेंगे, उसमें बाकी शेष द्रव्यों का जो है चूर्ण ऐड कर देंगे, जल के साथ मर्दन करेंगे और एक एक रत्ती प्रमाण की गोलियां बना लेंगे। मात्रा इसकी रहती है 1 रत्ती, अनुपान इसका जो है मधु और उष्ण जल रहता है। तो जो कफनाशक चीज़ें होती हैं उनके अंदर मेनली हम मधु का यूज़ करते हैं। तो मधु जो है वो कफ नाश करने में श्रेष्ठ होता है, इसलिए जो है मधु का अनुपान के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। रोगाग्नता या थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो जितने भी श्वास रोग हैं, प्रतिशाय हो रहा है, श्वास कष्ट है, यानी कि कष्ट से श्वास आ रही है, वहाँ पर कास रोग में इसका यूज़ कर सकते हैं। वातज कफज रोगों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अग्निमांद है या अरुचि है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। श्वास कुठार रस को पान के पत्ते में रखकर जो है प्रयोग करना चाहिए। पथ्य अपथ्य जो है रोगी रोग और दोष के अनुसार यहाँ पर देखेंगे। श्वास कुठार रस के अवस्था अनुसार उपयोग। काश श्वास है तो वहाँ पर श्वास कुठार रस दिया जाता है या तो अदरक स्वरस के साथ या फिर मधु और पिपली के चूर्ण के साथ। शिरो रोग के अंदर श्वास कुठार रस का यूज़ होता है पान के रस के साथ, साथ में मधु या दूध में से एक चीज़। श्वास रोग के अंदर यूज़ करेंगे श्वास कुठार रस प्लस बहेड़े की मिंगी चूर्ण और मधु। सेवन काल इसका क्या रहेगा, सुबह और शाम को खाना खाते समय या इसका सेवन करेंगे, या फिर जब भी श्वास का वेग आए तो इसे बार बार चाट लेना चाहिए। देन है काल मर्यादा। काल मर्यादा जो है 3 सप्ताह की रहती है, यानी कि 3 सप्ताह तक इसका लगातार सेवन कराया जाता है। दुष्प्रभाव की बात करें तो विधिपूर्वक सेवन करने पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर इसके अंदर पारद या मरकरी था, गंधक या सल्फर था, टंकण यानी कि बोरेक्स होता है, बोरेक्स में मेनली बोरोन ही डला होता है, आर्सेनिक होता है यानी कि हमारा मनेशिला इसके अंदर होता है। देन बात करें इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स की। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। बॉडी में जाने के बाद ड्रग ने किस तरीके से अपने काम को किया है, वो सारी चीज़ें आती हैं फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर।
जो हमारा श्वासकोठा रस है, इट एक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू ऑल इट्स इंग्रेडिएंट्स। हमने अभी भी पढ़ा श्वास रोग में ये काम करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, मरीच। मरीच जो है वो प्रमाथी होता है, यानी कि स्रोतों में चिपके हुए कफ दोष को बाहर निकालता है। मरीच स्टिमुलेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से उस पर चिपका हुआ जो म्यूकस है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सबसे इनर वाली लेयर होती है और उसी पर जो है म्यूकस चिपका हुआ होता है। तो वो जो है मेम्ब्रेन जब स्टिमुलेट हो जाती है तो म्यूकस जो है अपने आप बाहर निकाल जाता है। इट हेल्प्स इन म्यूकस ड्रेनेज एंड इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द एल्विलर म्यूकस मेम्ब्रेन। वत्सनाभ जो है वो उष्ण होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। शुंठी और जो पिपली होती हैं ये स्पूटम को निकालने में हेल्प करती हैं। मनेशिला जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्रेष्ठ रसायन है। इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम द एल्विलाई। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती हैं। सेकेंड इज एंटी माइक्रोबियल एक्शंस। जो श्वासकोठारस के अंदर ड्रग्स डली हुई हैं ये कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होती है। मेनली त्रिकटु भी इसके अंदर डला होता है। तो ये कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से क्लेद को कम करने वाली होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वेटनेस क्रिएट की है उसको ये डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली होती हैं। कटु और उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से ये माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता। थर्ड इज एंटी इन्फ्लामेटरी। It helps in reducing the inflammation associated with cough, cold and dyspnea. Dyspnea means difficulty in breathing. Fourth is immunomodulatory. Presence of Shuddha Parad and Shuddha Gandhak in the Shwaskotha Ras helps to strengthen the immune system of the body due to the rasayan property. फिफ्थ इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है फीवर को रिड्यूस करने वाला। जो श्वासकोठा रस है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मरीच हो गया, शुंठी हो गया, पिपली हो गया, बेसिकली त्रिकटु और वत्सनाभ, इनके अंदर जो है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये फीवर को रिड्यूस करते हैं। सिक्स्थ इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स। श्वासकोठा रस इज हैविंग बेनिफिशियल इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स सच एज अग्निमांद्य, अजीर्ण एंड अरुचि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ त्रिकटु। त्रिकटु जो है अग्नि को दीप्त करता है, दीपन पाचन करता है, इसलिए अग्नि से संबंधित जो दोष हैं उनको कम करेगा। देन आती है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसकी तरफ किस तरीके से रिएक्ट करती है वो होती है उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स, यानी कि बॉडी ने उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया, कैसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे उसे मेटाबोलाइज किया और कैसे उसे एक्सक्रीट आउट किया, वो सारी चीज़ें आती हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसके जो हैं 4 स्टेप्स हैं, इनको हम याद रखते हैं ADME से। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। ड्रग बॉडी में गया और जाने के बाद वो सर्कुलेशन तक यानी कि हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचा, वो चीज़ आती है एब्जॉर्प्शन में। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है श्वासकोठा रस, इसे हम ओरली इंटेक करते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन GIT के थ्रू होता है। जिसके अंदर हर्बल कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाते हैं और जो मिनरल कंपोनेंट है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब भी ड्रग हमारी बॉडी में गई तो सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले उसका एक बार मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये जो है हर्बल कंपोनेंट्स का होता है, मिनरल कंपोनेंट्स का नहीं होता है। सेकेंड स्टेप है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड में पहुंचने के बाद पूरी बॉडी में किस तरीके से फैला हमारा ड्रग, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कुलेशन में जाने के बाद ये जो फॉर्मुलेशन है हमारी, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है। जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं और जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। क्योंकि हमारा ये जो श्वासकोठा रस है ये हर्बो मिनरल ड्रग है, इसके अंदर हर्बल कंपोनेंट्स भी हैं जैसे कि त्रिकटु, और इसके अंदर मिनरल कंपोनेंट्स भी जैसे कि रस हो गया, गंधक हो गया, मनेशिला हो गया, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं। तो हर्बो मिनरल होने की वजह से इसके जो है
प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की एफिनिटी मैक्सिमम होती है और ये टाइटली बाउंड रहता है। टाइटली बाउंड रहता है तो इसका रिलीज बॉडी में स्लोली होता है। स्लो रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करता रहता है। थर्ड स्टेप आता है मेटाबॉलिज्म और द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग को जो है बायोकेमिकली ऑल्टर कर देना, नॉन पोलर से उसे पोलर में कन्वर्ट कर देना, ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसने अपना सारा काम दिखा लिया है। फिर बारी आती है उसके मेटाबोलाइज होने की। तो मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर, जहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अनयूटिलाइज कंपाउंड्स या फिर मेटाबोलाइट्स में तोड़ दिया जाता है। जो हर्बल कंपोनेंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है फेज़ 1 से, और जो मिनरल कंपोनेंट हैं उनका होता है सेकंड फेज़ मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट फेज़ मेटाबॉलिज्म जो होता है इसके अंदर टोटली नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो मिनरल कंपोनेंट वाला सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर जो कंपोनेंट थोड़े बहुत अमाउंट में पोलर थे उन्हें हाईली पोलर में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म होता है हर्बल कंपोनेंट्स का, और सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म होता है मिनरल कंपोनेंट्स का। Through metabolism, the non-polar component is converted into the polar component, which is easily excreted out by the kidney. First step is the excretion. The metabolites are excreted via urine and feces. जो हर्बल कंपोनेंट के मेटाबोलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू, और जो मिनरल कंपोनेंट के मेटाबोलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन होता है बाइल और फीसीज के थ्रू। देन बात करते हैं हम इसके रिसर्च अपडेट्स के बारे में। तो एक आर्टिकल लिखा गया है ऑन द थेरेपेटिक यूज ऑफ श्वासकुठार रस इन द मैनेजमेंट ऑफ तमक श्वास या फिर ब्रोंकियल अस्थमा। इसका रिजल्ट क्या आया है? श्वासकुठार रस कैन बी used as an effective medicine in the management of the bronchial asthma and to find out an effective Ayurvedic medicine for the तमक श्वास और the bronchial asthma। तो इस आर्टिकल के अंदर यही पता चला है कि श्वासकुठार रस जो है ब्रोंकियल अस्थमा पे बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड रिसर्च अपडेट के अंदर क्या है? आर्टिकल का नाम है अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ द श्वासकुठार रस। इसके अंदर जो श्वासकुठार रस है इसमें हैवी मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया। सो इस वजह से ही इसका जो है प्रॉपर शोधन करना चाहिए, फिर बाद में ही इसका यूज़ किया जाना चाहिए। जब इसके ऊपर स्टडी की गई है तो जो श्वासकुठार रस है इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल पाया गया है। थर्ड रिसर्च अपडेट, आर्टिकल का नाम है अ क्लिनिकल स्टडी ऑफ श्वासकुठार रस इन द मैनेजमेंट ऑफ द तमक श्वास और द ब्रोंकियल अस्थमा। श्वासकुठार रस जो है इसने 58.80 गुड रिजल्ट्स दिखाए हैं तमक श्वास के पेशेंट्स में। तो इस तरीके से रिसर्च अपडेट्स भी कंप्लीट होती है और हमारा श्वासकुठार रस जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये जो है यहाँ पर इसकी फ़ोटो दिखा रखी है जिस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा भी रहता है इसके ऊपर, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एनोरेक्शिया यानी कि भूख न लगना और इंडाइजेशन। 1 से 2 टैबलेट वंस और ट्वाइस अ डे बिफोर और आफ्टर फूड विद हनी और ल्यूकवार्म वाटर। तो ये इसके अनुपान थे, और बाकी चीज़ें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी यहाँ पर लिखे रहते हैं, मात्रा दे रखे, उपयोग दे रखा है हिंदी में भी। तो इस तरीके से हमारा श्वासकुठार रस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।